हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज। आप सबको पता है कि आपका जनवरी में सीटेट है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जो है आज से सीडीपी के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक तो आपके मॉक टेस्ट की तरह आप इसको लीजिए, और दूसरा ये है कि आपके जो है प्रीवियस ईयर्स भी हो के जो क्वेश्चंस है वो भी हो जाएंगे। तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और मुझे उम्मीद है अब तक आपने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए होंगे। तो ये वाली जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी। अब जो मैं आपको है सीडीपी करवा रही हूँ, और शाम को मैं आपको जो है हिंदी पेडागोगी की 2021 का क्वेश्चन है, ये वाला पेपर है आपका, पेपर 1 है ये। तो 2021 का जो है मैं आज आपको जो सीडीपी और हिंदी के जो है क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह क्या कथन कहता है? ये क्या बात हुई कि अगर आपने कह दिया कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, तो ये तो आप जैसे है 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। तो ये क्या है? ये रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। क्यों, लड़के नहीं रो सकते क्या? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा कीमती है। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को जो अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर हम बल दें। ज्ञान की संरचना के लिए उसके प्रचुर मौके दें। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के जो आधार पर उनको तो करना भी नहीं है, उनको नामांकित हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने मौके देने हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है? देखिए, मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगी। जहां पर भी वाइगोस्की और वहां जहां पर ये पाड़, ये वाला जो शब्द आ जाए, पार्ट आ जाए, स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, आप बिना सोचे समझे वही ऑप्शन लगाइए, क्योंकि ना सीटेट में इसी पे ज्यादा बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो आपका बिल्कुल सही है? अब मैं भी आपको इसमें मैं आपको 4 ऑप्शन अब पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। देखिए, इसका एक ट्रिक बताती हूं। जहां पर भी परिवार आपको लगे कि प्राथमिक कारक बताया गया है तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। कभी भी परिवार जो है आपका द्वितीय कारक नहीं हो सकता। देखिए, यहाँ भी द्वितीय कारक है, यहाँ पे भी द्वितीय कारक है, और यहाँ पर कहा गया, यहाँ पे तो परिवार की बात ही नहीं की गई है। तो परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। अब बहुबुद्धि किसने दिया था? बहुबुद्धि दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने बुद्धिमत्ता की आपको विभिन्न दशाएं बताई थी। केवल जहां पर आ जाए वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। केवल पे कोई भी चीज निर्भर नहीं करती है। जैसे कहते हैं कि केवल पाठ्य पुस्तक पर, तो पाठ्य पुस्तक पर हर चीज निर्भर नहीं करती है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कोई से ताल्लुक नहीं है। तो आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इससे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। अगर दूसरे से हम स्वीकृति ले रहे हैं, दूसरे से, तो क्या है वो? प्रथागत है, यानी कि कन्वेंशनल स्टेज है। याद रखिएगा, जब दूसरे किसी काम को स्वीकृति दे रहे हैं तो वो नैतिक विकास के कन्वेंशनल, ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट में से है। ठीक है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिक्रम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो आपको वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो है परिप्रेक्ष्य है, तो सांस्कृतिक उपकरणों पर ही वो देगा ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, मान लीजिए कि आप जो है मतलब आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं पेपर में, तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं आपको अटेम्प्ट बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर सोशल कल्चरल है ना। अब देखिए, कल्चरल का जो है हम क्या ताल्लुक किससे रखेंगे? कल्चरल टूल से ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है इस पे बल दिया गया है, समाज पे बल दिया गया है ना वाइगोस्की के अनुसार। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीन पियाजे
अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चार ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आपको पता लग गया होगा ये प्रोमैक्सिल जो डेवलपमेंट है ये किससे संबंधित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपको पता है कि जो जीन पियाजे का जो संबंध है वो किससे है, स्कीमा से है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। अब देखिए, अब आपको पता है कि जीन पियाजे ने आपको 4 स्टेजेस बताई हैं। 4 स्टेजेस में आपको जो है उनकी विशेषताएं बताई हैं, ये मैं आपको शॉर्ट्स में बताऊंगी। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है ये यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस हैं, आपने अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको सबको पता है किस किस की विशेषताएं हैं, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का क्या गुण होगा, तो उसमें होगा कि विचार जो है सोच में केंद्रीयकरण, जो विचार है उसमें केंद्रीयकरण करना है। तो ये आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, केवल जहां आ गया वहीं पर कट कर दीजिए, कोई भी चीज की किसी एक पर निर्भर नहीं रहती है। तो विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल है। अब आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान रहती है, विकास की दर कभी भी समान नहीं रहती, उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास जो होता है वो किस क्रम में होता है, हम क्रम बताना है। तो आप सबको पता है कि सबसे पहले जो बच्चा है संवेदिक होता है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ये आपकी पियाजे के अकॉर्डिंग है। फिर वो मूर्त चीजों की ओर बढ़ता है, उसमें डेवलपमेंट होने लग जाती है, फिर वो अमूर्त की तरफ बढ़ता है। आप 3 ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्रगतिशील कक्षा यानी कि आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है। आपको सबको पता है कि अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यक्तियों में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमें किस प्रकार देखना चाहिए, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की प्रयोजना के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये बाधा भी नहीं हो सकती है, असफलता भी नहीं है, समूह मापदंड नहीं, ये आपकी जो है ना परियोजना, जो आप प्लानिंग करते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, अगर एक जैसे व्यक्ति हो जाएंगे तो क्लास भी आपकी बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए एक समावेशी कक्षा में? देखिए, इन सब का जो रूप है कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर, जहां पर भी समावेशी कक्षा में जहां पर भी आपको ये अवसर शब्द दिख जाए तो समझ जाइए वही आपका आंसर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का जो है प्रयोग जो है बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें जो है आपके लिए एक शब्दावली का यूज किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो ये जो शब्दावली का यूज किया गया है वो ये है कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो नहीं पर आपने पूरा फोकस करना है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों को इस्तेमाल, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना बिल्कुल करना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल ये काम बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल हमने स्मूथ बनाना है, उनके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? क्या है क्रिएटिविटी का प्रमुख लक्षण क्या है? जिसमें आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, अपसारी चिंतन हो। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब कि आप देखिए एक दो मतलब 2 से ज्यादा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो 2 से अगर ज्यादा चीजें हम सीख रहे हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी कहलाती है, सृजनात्मकता। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन रहती है। 16 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए कि अगर आपके अपने पृष्ठभूमि अलग अलग है तो क्या करना चाहिए? संबंधी जो आपके मुद्दे हैं टाल दें बात को, सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों इस्तेमाल करते रहो, और नकारात्मक चीजें तो करनी नहीं है। तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए। डाइवर्स जो आपकी सेटिंग्स हैं उनसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल लेने हैं अगर आपके पास विविध पृष्ठभूमियां है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अगर आपके पास समस्या समाधान क्षमताएं हैं उसको आप किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आपकी कंसेप्ट बेस्ड मैं नहीं कहूँगी, ये आपके जो है माइंड पे फोकस है ये क्वेश्चन, कि लगातार अभ्यास करें और आप जो है कार्यान्वयन पर जोर दें। समस्याओं पर हल हेतु एक अटल प्रक्रिया नहीं हो सकती। अटल प्रक्रिया पे हम फोकस नहीं कर सकते। डर की भावना हमने बिल्कुल भी पैदा नहीं करनी है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, देखिए इसमें ना दो ऑप्शन आपको ना बिल्कुल करेक्ट लगेंगे। अभ्यास भी करें, कार्यान्वयन पर भी जोर दें। ड्रिल और प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने करनी है। लेकिन हमने यहाँ पर जो फोकस करना है वो ये है कि समस्या, अगर आपके पास कोई समस्या दी गई है उसके आपने समाधान देने हैं तो हमने उसके अकॉर्डिंग समरूपों जो उसको मतलब उस समस्या का समाधान निकाल पाते हैं तो उसके इस्तेमाल को हमने बढ़ावा देना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना बच्चे को, सबसे पहली बात। आसान क्रियाकलाप भी आप कितने दे लेंगे, नहीं हो सकता है। यंत्रवत रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर हमने जोर देना है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेशन आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अगर लगता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपके लिए बहुत अच्छे ऐसे सारे आपको मॉक टेस्ट करवा दूंगी, मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। शर्मिंदगी जिसे आप शेम कहते हैं, तो ये क्या है। इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। आपके जो है आपके माइंड पर अगर आपको शर्मिंदगी है तो इसके आपके संज्ञान पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अगर आपको करना है कि अध्यापन अधिगम का हमने प्रभावशाली माध्यम जानना है तो क्या है। अनुकरण, नकल को दोहराना, नहीं, ऐसा नहीं है। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, विश्लेषण तो करना पड़ेगा। यंत्रवत उसको रोट मेमोराइजेशन करवाएं जो भी आपका कंटेंट होगा, नो, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। संकल्पनाओं के जो बीच में आपको संबंध खोजना है, आपके जो कंसेप्ट हैं उनके और अपने जो एक्सप्लोर करना है उस चीज को, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी भी क्रियाकलाप पे छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा। अगर आपके सामने कोई क्रियाकलाप कर रहा है आपका बच्चा तो त्रुटियों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पे पूछा गया है। इससे क्या होता है, त्रुटियों की आपको समझ होगी कि अगर आपने गलती करी तो उसकी समझ होगी, आप उसको दोबारा ठीक करेंगे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण है। अगर आपका बच्चा अगर आपकी क्लास में त्रुटियां नहीं कर रहा है, गलती नहीं कर रहा है, इवन वो सीख ही नहीं रहा है, दंड की मात्रा बिल्कुल भी निर्धारित नहीं होगी। ज़्यादा त्रुटियां करने वाले को दूसरे से अलग कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। केवल आ गया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक्स होती हैं भाई। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको चीज़ आसान लगेगी। बच्चे को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो और आपके सामाजिक संदर्भ में हो, या आपके विषय वस्तु को बहुरूपों में जो है प्रस्तुत किया गया। बहुरूपों में कितने बहुरूप, मल्टीपल वेज में अगर आप किसी चीज़ को प्रस्तुत करेंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही है तो आपने क्या करना है, सूचना को आपने अलग अलग टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था आपकी कौन सी है। अगर आपको जानना है कि सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है तो आपकी जो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए। अगर आपकी उत्तेजना जो आपकी संतुलित है तो आपको कोई भय भी नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, और संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, एक दूसरे से कोरिलेट है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे को तो हमने सुपीरियर रखना ही रखना है अपने सीटेट में, तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा बिल्कुल उपयुक्त है। कौन सी उपयुक्त है आपकी अवधारणा में, तो योग्यता सुधारे हैं, इंप्रूवल होती है। आपका जो अधिगम होता है डे बाय डे जो सीखते हैं वो डे बाय डे इंप्रूव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक जो है समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। कौन सी होती है, तो जो आपका राइट ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद। देखिए, जब तक हम किसी चीज़ की इंक्वायरी नहीं करेंगे और आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो आपकी जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकती है। आप जो है बाकी की कंपटीशन जो पढ़ सकते हैं,
ऑप्शन पढ़ सकते हैं कंपटीशन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोगी, नहीं ऐसा नहीं होता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? वैगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का वाक होता है, व्यक्तिगत वाक जो होता है वो क्या कहलाता है? जब बच्चा जो है वो खुद से बात कर रहा है, यहाँ पर साइना की बात हो रही है, तो वो क्या कर रहा है? तो वो जो दर्शा रहा है वो स्वनियमन को यानी कि सेल्फ रेगुलेशन को वो दर्शा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? विद्यार्थियों को विभाजित करें उनकी योग्यता आधारित। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सॉरी इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मैंने नीचे नहीं पढ़ा। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, मैं देख तो रही थी आवश्यकताओं की अगर जब आप पहचान करेंगे तो आप मूल्यांकन पद्धतियों का हम लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? देखिए केवल आ गया, यहीं काट दीजिए, ना आ गया यहीं काट दीजिए। आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो गाइज इस तरह हमने अप्रोक्स 16 मिनट्स में 20-21 यानी कि 2021 के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं पेपर 1 के। तो इस तरह की जो आप क्वेश्चन अगर चाहते हैं, इस तरह की ये सीरीज, अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब का रेड बटन आप ज़रूर प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि जितनी भी नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब शाम को मैं आपको हिंदी पेडागोगी का जो है सेट करवा दूंगी। ठीक है, तो इस तरह जो आपका जो पेपर 1 का आज हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।